Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all on Let's Crack 9th and the 10th CBSE. तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE को, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. सिमिलरली यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर. जब आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपको कंटेंट देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपका आखिरी मकसद क्या है? एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना. ठीक है, तो यू विल, अगर आप सब्सक्राइब करते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स एंड सिमिलरली यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट. अगर ये चीज़ के कम्बिनेशन आपको मिलती है देन दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE की. ठीक है, अब मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. ठीक है, मेरा नाम आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है. मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से और बच्चों मेरे पास 1+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है. I have already mentored student for NTSE, ISO, CBSE बोर्ड्स. ठीक है, इतने स्टूडेंट्स को मैंने मेंशन किया है जिन्होंने क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया है NTSE को, ISO को, CBSE बोर्ड्स को. राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा, राजस्थान. अब अपन बात करते हैं एक नए चैप्टर की. वी हैव कंक्लूडेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. किस चैप्टर को हम लोगों ने कंक्लूड किया है? अभी जस्ट हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया. और आपको पता है कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ. तो नाउ आई हैव कम अप विद द न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रशियन रिवॉल्यूशन. और बच्चों आपको पता है ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ना, रिवॉल्यूशन ही पढ़ रहे हो. अभी आपने जस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मार्क्स भी इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे. जब हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे वी विल सी ऑल द मार्क्स व्हाट वी हैव सीन इन द रशियन रिवॉल्यूशन. फिर इसका इफेक्ट जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे जर्मनी के बारे में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर, रशियन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट आपको वहां भी देखने को मिलेगा. तो दिस 3 चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड और आप बोल सकते हो कि इंटर रिलेटेड है. जो इसके आउटकम है वो नेक्स्ट स्टेज में क्या कर रही है, कैरी कर रही है. तो मैं आप लोगों से बच्चों एक रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब इन तीनों चैप्टर को पढ़ो तो एक सीरीज में पढ़ो और हमेशा ट्राई टू रिलेट द थिंग्स, क्योंकि थिंग्स विल गेट ऑन. ठीक है, थिंग्स विल कैरी ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरी और सिकंदर सर की बैच कोर्सेज चल रही है, लिमिटेड सीट्स है. सो यू कैन अगर आप अभी भी चाहते हो यू कैन स्टिल इनरोल इन दैट कोर्स. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. अब अपन बात करते हैं कि व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा. यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस. आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर. इसमें आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो. देखो कितनी अच्छी फीलिंग होती है जैसे आप लोग अपने सर से बात करते थे. कैसे सर से बात करते थे? जब रियल क्लासरूम में जाते थे. वही सेम लॉकडाउन में आपको हम लोग यहाँ अन अकेडमी पे भी फील मिलती है. यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर्स, यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन इंगेजिंग डिस्कशन. मतलब इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, उनके साथ भी डाउट को पूछ सकते हो. ठीक है, और आपको पता है जब इंगेजिंग मैनर में किसी भी चीज को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है तो बहुत रिलेटिवली इजीली वो सॉल्व हो जाता है. यू कैन आस्क योर डाउट. जब भी आपको कोई डाउट आता है आप अपने क्वेरी को एजुकेटर से पूछ सकते हो. ठीक है, यू कैन आंसर द पोल्स ऑल्सो. स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन जब भी बात करते हैं मतलब अपना जो भी कोर्सेस है स्ट्रिक्टली अलाइन टू आवर योर सिलेबस. ठीक है, मतलब जितने भी सिलेबस से अलाइंड होते हैं सो डैट कि जब आप एग्जाम में जाओ, अपियर करने जाओ तो आप धराधर सब क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सिलेबस. अब अपन बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की जब भी बात करते हैं तो एक चीज ध्यान देना, जैसे हर एक क्रिकेटर को अभी आप देख लो, अभी IPL स्टार्ट होने वाला है, जितने भी प्लेयर्स गए UAE में गए. अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी तो पहले रहेंगे वहां पे किस पे, इतने दिन से उन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला है. अब थोड़ा दिन वो लोग रहेंगे आराम से, आइसोलेशन में रहेंगे. अब आइसोलेशन के बाद जब वो मैदान पे उतरेंगे तो सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे. ऐसा नहीं कि सीधे IPL का फाइनल खेलने पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू प्रैक्टिसाइज योरसेल्फ, आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं. तो वही होता है अन अकेडमी का लाइव टेस्ट एंड क्विजेज. जब अन अकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन लोगे रेगुलर मॉक टेस्ट हम लोग करवाएंगे, सो डैट जब आप रियल इन्वायरमेंट पे जाओ, रियल एग्जामिनेशन को अपियर करो तो यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग. आपको तो लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो सर ने करवाया है, इजी है, आराम से करके आप आ जाओगे.
अब अपन बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की। मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, यू कैन एक्सेस द कोर्स व्हेन एवर यू वांट। जब भी आप चाहो तब उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देयर विल बी नॉट अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीथिंग। लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लास एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है अनअकैडमी क्लास की, जिसके जरिए आप फ्री में लाइव क्लासेस को अपीयर कर सकते हो। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो हिंदी के हो, इंग्लिश के हो। और आपको उसमें फील आएगी पूरी की पूरी जो अभी मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जस्ट नाउ, ठीक है, अबाउट द सब्सक्रिप्शन क्लासेस। यू विल एक्सपीरियंस द सब्सक्रिप्शन क्लासेस हियर। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपको देविंदर सिंह सर पढ़ाएंगे, सिकंदर बेग सर पढ़ाएंगे, दीपक सर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए। मल्टीपल एजुकेटर है। अब मान के चलो कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको किसी एजुकेटर से समझ में नहीं आता, देन अगेन आपके पास एक चांस है कि आप किसी और एजुकेटर के कोर्स में जाके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो अगर आप अलग कोचिंग्स में पढ़ते हो, नॉर्मल कोचिंग में, तो वहाँ आपको मैक्सिमम 1 to 2 एजुकेटर्स मिलेंगे, वो भी साइन टू योर बैच। तो आप उन्हीं से बस पूछ सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जितना फोकस हम लोग मैथ्स को, साइंस को करेंगे, वी विल गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो आपको कोई दिक्कत ही ना हो। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी हर चीज़ को कवर अप करके रखा है। आपको एग्जामिनेशन में, जैसे अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ इन दोनों को फोकस करेंगे, तब देखो क्या होता है, आप इस दोनों में तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपके छक्के चौके लगा दोगे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, तो यू विल गेट आउट। आप कहीं क्लीन बोर्ड तो कहीं LBW हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, अनअकैडमी पे ऐसी बात नहीं है। अनअकैडमी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Just go to the Play Store, download the Unacademy Learning app, register into the class 10th or the 9th segment and start your preparation. बहुत अच्छी तरीके से है। So happy learning guys. This is our official Telegram channel. Through that we will communicate you. ठीक है, इसके तरीके ही हम आप लोग को वीडियो लिंक्स देंगे, आपको हम लोग वीडियो मैसेजेज करेंगे, या जो भी मैसेजेज करना होगा थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू थ्रू दैट चैनल ओनली। ठीक है, सो प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन द URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन एंड जस्ट स्टार्ट एक्सेसिंग ऑल द थिंग्स। अब अपन बात करते हैं मेरे कोड की। अगर सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा रहे हो, एक ही कोड को जेन में लाना है, उसका नाम है AKCBSE। कौन सा कोड माय डियर स्टूडेंट? AKCBSE। यूज इट टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट व्हेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, गो फॉर द these two subscription, either 24 month or the 36 month subscription to get access of the full Monty। ठीक है, फुल Monty आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक के लिए जाते हो तो only 800 per month। हाउ अफोर्डेबल इट इज, माई गॉड, माइंड ब्लोइंग डिस्काउंट्स हियर। ठीक है, एंड यू विल हैव टू पे ओनली 28,800 rupees for the 36 month। Let's start the proceeding of the Russian revolution। Are you ready guys to start the Russian revolution? देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। रिकैप अबाउट व्हाट वी हैव जस्ट लर्न इन द हिस्ट्री अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखेंगे उससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि किस किस चीज़ों को अपन देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले चीज़ देखेंगे हम लोग आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होगा कि जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स है आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब किसकी दीन हम लोग मानते हैं, किसके आउटकम्स को हम लोग मानते हैं, सबको बोलते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उससे पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी, यू ऑल नो कि कैसी सोसाइटी होती थी। वहाँ सिटीजन्स के कॉन्सेप्ट नहीं थे, नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चलो ठीक है, अब आउटकम्स की बात करते हैं। जो रियल आउटकम्स था, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड थर्ड वन इज द फ्रेटर्निटी। ठीक है, इतना में किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा बच्चों? बताओ, इतना में किसी को, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा कि ये सब किसके आउटकम्स थे? स्टिल देखो, मैं अभी भी आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, फिर रशियन रिवॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझ में आएगा। देखो, आज जितना चीज मैं समझाने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? ईच एंड एवरीथिंग इज समहाउ रिलेटेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
देखो इससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस की सोसाइटी, या फ्रांस की सोसाइटी की तो बात दूर है, अगर आप अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं पूरी की पूरी यूरोपियन सोसाइटी की, तो वहाँ इक्वलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं था भैया। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट याद है ना, पक्का याद होगा, इतनी अच्छे से पढ़ा है तो कैसे कोई भूल सकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, किसी को टैक्स देना पड़ता था, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, इक्वलिटी की प्रिंसिपल नहीं थी, कहीं भी इक्वलिटी की प्रिंसिपल नहीं थी। लिबर्टी, आप देखो राजा के सामने किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। सेंसरशिप था, सेंसरशिप था, मतलब किसी को अगर राजा के खिलाफ कुछ लिखना है, बोलना है, तो पहले राजा से परमिशन लेनी होगी। एंड यू आर नॉट अलाउड टू से और अटर अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द रूलर। ठीक है, इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है? इतना बात तो क्लियर होगा आप लोगों को कि आप लोग को या किसी को, आप लोगों में मतलब जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच की आदमी थे, लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे, जितने भी बात बोलो सब सिनोनिम्स है। ठीक है, इन लोगों को रूलर के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं था। हक तो था, अधिकार नहीं था, राइट्स नहीं। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे हैव द राइट्स, उनको क्या मिल गया, लिबर्टी मिल गई। उसके बाद फ्रेटर्निटी, भैया सबकी सब क्या थी, कॉमन फीलिंग, कॉमन बिलोंगिंग ही नहीं थी। सबके सब क्या हुए थे, आपस में बटे हुए थे, कोई कलेक्टिव फीलिंग ही नहीं आती थी। अब इसके कारण क्या होता था, जब कलेक्टिव फीलिंग ही नहीं आती थी, तब आप लोग ध्यान देना कि कलेक्टिव फीलिंग नहीं आने के कारण क्या प्रॉब्लम होता था, इन बातों को ध्यान देना कि कोई भी भाईचारा के सिस्टम ही नहीं था वहां पे। ठीक है, अब क्या था, सब आपस में एक कोई भी एक इशू ले लो, कोई भी एक सिंपल सा आप इशू उठा लो, उस इशू पे कोई भी वो कंबाइन काम ही नहीं करते थे। मतलब हर एक जगह पे क्या था, डिवीजन था। इज दैट क्लियर? क्या था, डिवीजन था। तो इसके कारण था, बाद में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, वी हैव टू यूनाइट। क्या करना चाहिए, वी हैव टू यूनाइट अगेंस्ट द रूलर, और हमें क्या होगा, कॉमन फीलिंग को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तब वहां से क्या मिलती है, फ्रेटर्निटी भी मिलती है। हमें क्या मिलती है, फ्रेटर्निटी भी मिलती है। ओके और नॉट? ओके और नॉट? बताओ। ठीक है, उसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसी से रिलेटेड है आपका फर्स्ट टॉपिक अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ द सोशल चेंजेस। क्या है, एक सोशल चेंज का जो समय था, एज था, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आर यू रेडी फॉर द डिस्कशन? किसी को अगर कोई डाउट हो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी चीज को जल्दी में नहीं पढ़ेंगे। इतनी चीजों को समझ जाओ कि ये कैसे रिलेटेड थे। अदरवाइज अगर इन चीजों को आप समझ गए, फिर आपके पास बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा चीजों को समझना। इसलिए क्योंकि आपको आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो समझ में आ गया। तो यही बात अब आपका बुक बोल रहा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या कर दी थी, पूरी की पूरी संभावना को खोल के रख दी थी। किस संभावना को खोल के रख दी थी, टू ड्रामेटिक चेंज। मतलब ड्रामेटिक चेंज क्या होता है भैया, देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक को टैक्स देने पड़ते थे, एक को टैक्स नहीं देने पड़ते। उन सब चीजों को क्या हुआ था, उन सब चीजों से चेंज होने का टाइम आ गया था। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. जिस तरह से सोसाइटी क्या था, स्ट्रक्चर्ड था, सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड था, उस हिसाब से उनको संभावनाओं को खोलने का अपार संभावना बन गई थी। अब सोचो कैसे बन गई थी। अब आप बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड मतलब नए स्क्रीन पे चलते हैं, व्हाइट स्क्रीन पे। अब ध्यान दो, आपको पता था कि क्या था, आपको पता था कि यहाँ पे 3 तरह के स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, ठीक है, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। अब आपको पता है इन दोनों को टैक्स नहीं देने पड़ते थे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, और इनको टैक्स देना पड़ता, दे हैव टू पे द टैक्स। अब क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी आई कि भैया तीनों को टैक्स देना है, नहीं तो किसी को टैक्स नहीं देना है। क्या करना है, आइदर दे हैव टू पे द टैक्स और नो वन विल पे द टैक्स। तो इनसे क्या हुआ, फ्रेंच की सोसाइटी के, फ्रेंच के लोगों को लगा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो गया कि अब टाइम आ गया, वी हैव टू चेंज आवर सोसाइटी। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। अब उसके कारण क्या हुआ था, देखो एक बात है, एक
ड्यूक मैटरनिक का नाम आप लोग सुनोगे आगे, या नहीं सुनोगे तो अभी सुन लो। ड्यूक मैटरनिक एक बात बोलता था, जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो मतलब वो बोलता था जितनी भी नई नई चीज़ें हैं ना, जितनी भी नई नई चीज़ें वो कहाँ से आती है, फ्रांस से ही आती है। ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड including Europe and Asia, new idea about individual rights and who control social power began to discuss। अब लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया अपने अपने राइट्स के बारे में कि भैया मेरा क्या राइट्स है। ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स सब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भैया मेरा राइट है, इक्वलिटी मेरा राइट है, हम लेके रहेंगे, आज़ादी लेके रहेंगे, लिबर्टी लेके रहेंगे, फ्रेटर्निटी लेके रहेंगे। अब लोगों का डिस्कशन का पार्ट चल गया। अब आप लोग खुद देखो, आप अपने एक्सपीरियंस से इस बात को देख सकते हो कि जो चीज़ लोगों में डिस्कशन होने लगता है उसके खिलाफ एक, उसके पक्ष में क्या होती है, एक पब्लिक सेंटीमेंट्स बनने लगती है। और जब पब्लिक की भावना भड़कती है ना तो लोग क्या होता है, ठोकर दूर तक लगती है। ठोकर क्या होता है, दूर तक लगती है। तब लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट्स प्लस इंडिविजुअल राइट्स के बारे में अवेयर हो रहे थे। जब अवेयर होंगे तो आप बताओ, अवेयर होंगे तो सिर्फ अवेयर होकर घर में जाके सो तो नहीं जाएंगे, अवेयर होंगे तो दे विल अटैक। ठीक है। वो चाहेंगे कि उनको वो राइट्स मिले। इज दैट क्लियर? ओके और नॉट? ओके और नॉट? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। द एज ऑफ द सोशल चेंज। अब उसके बाद है द एज ऑफ द सोशल चेंज। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन को देखना है कि ऐसे कौन कौन से लोग थे यूरोप में जो चाहते थे कि चेंज हो, या भैया जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, गाड़ी स्पीड नहीं चलानी है, गाड़ी जैसे चल रही है ठीक चल रही है। मतलब दो तीन तरह के लोग थे पूरे यूरोपियन सोसाइटी में, दो तीन तरह के लोग थे। ठीक है। इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सम वांटेड ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज हो, वेयरएज सम वांटेड अ सडन चेंज इन द सोसाइटी। लेकिन कुछ तो ऐसे एकदम उतावले थे चेंज के लिए कि बोलते थे नहीं यार ये सब नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको क्या करने के पड़ेंगे, देखो जैसे एक रास्ता है, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आप जाओ यहाँ से जाके यहाँ से लेके टर्न लेके आओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे वो बोलते थे नहीं कुछ टर्न नहीं लेना, सीधे यू टर्न मारो। पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और यू टर्न ऑफ द सोसाइटी की डिमांड करने वाले को हम लोग क्या बोलते थे, रेडिकल्स बोलते थे। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। दीज आर द एज ऑफ द सोशल चेंज। आप देख सकते हो रिसोर्स सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सब चेंज थे। सब लोग सोचना स्टार्ट कर दिए थे कि वेदर दे आर getting that types of growth or not। चलो अगर आप लोग इन चीजों को समझ चुके हो तो मैं गारंटी देता हूं ये अब हलवा हो जाएगा। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव बहुत आसान हो जाएगा। दीज आर द थ्री टर्म्स जिसके साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तीन टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। बस तीन टर्म के पर अगर चैप्टर टिकी हुई है, आप अगर इतना समझ गए कौन क्या थे, लिबरल कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे, आधा से ज़्यादा चैप्टर क्लियर। मतलब आप बोल सकते हो 52 to 53% ऑफ द योर चैप्टर इज गेट क्लियर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, जब अच्छा काम है तो चलो आगे चलते हैं। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स। देखो अब ऐसा क्या, उस समय जो यूरोपियन सोसाइटी थी ना वो अलग अलग डिविजन्स थे। कोई ऐसी कंट्री थी जो कैथोलिक थी, कोई ऐसी कंट्री थी जो चर्च को सपोर्ट करती थी, कोई ऐसी कंट्री थी जो आप बोलो कि प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती थी। मतलब एक डिवीजन नहीं था, अलग अलग रिलीजन्स में क्या थे, लोग बटे हुए थे। लेकिन लिबरल्स कौन थे, लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिलीजन हो आपस में सब भाई भाई। ठीक है, लिबरल्स डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन्स, दे वांटेड अ होमोजीनियस सोसाइटी। होमोजीनियस सोसाइटी इज लिमिटेड टू ओनली रिलीजन। ठीक है, क्या रिलीजन, मतलब इनको रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाहे आप किसी भी धर्म को मानो उससे इनको कोई दिक्कत नहीं था। ओके, इतना तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ बताया है ये भी बस स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, जैसे आप ले लो, एक एग्जांपल ले लो ब्रिटेन का। ब्रिटेन एक चर्च को सपोर्ट करती थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करती थी। किसको, चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ठीक है,
वहीं पे आप ले लो ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन कैथोलिक कंट्री थी, तो ये लोग किसको सपोर्ट करेगी? कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करेगी, ठीक है, ओके और नॉट। तो इन लोगों से मतलब लिबरल्स ने क्या बोला? लिबरल्स ने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सोसाइटी चाहिए जहां पे सारे धर्म के लोगों का इक्वल सम्मान हो, वी विल टॉलरेट ईच एंड एवरीवन। प्लस में लिबरल्स एक और अच्छी काम करते थे, लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ मोनार्ची, मतलब जो भी डायनेस्टी रूलर थे उन लोगों के पास क्या था उस समय? अनकंट्रोल्ड पावर था, जो चाहे वो कर सकते हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। मतलब ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग ये चाहते थे कि भैया जो मर्जी वही करेंगे, जब सेंसरशिप लागू कर दिया, जब जिसको चाह मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, जो एक बार इनका ऑर्डर आ गया उस ऑर्डर को मानना पड़ता था। लेकिन लिबरल्स वाज टोटली अगेंस्ट देम, लिबरल्स वाज टोटली अगेंस्ट देम, और लिबरल्स कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लिबरल्स उनको सिंपली अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि गार्ड करे, सेफ गार्ड करे, मतलब जितने भी उनके राइट्स हैं उसको बचा के रखे। ऐसा नहीं कि सरकार इनके सारे के सारे राइट्स को छीन के अपने पास रख ले, नहीं। लिबरल चाहते थे कि ऐसा सोसाइटी हो जो सब रिलीजन को सर्वधर्म संभाव के साथ रहे, मोनार्ची के पावर को भी दे, प्लस द सिटीजन्स विल एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स सो दैट वो अच्छे से जी सके। दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने आर्ग्यू किसके लिए किया था? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? जिसको लोग वोट करेंगे, जिसको लोग वोट करेंगे और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुना गया शासक आपका डिसीजन ले। मतलब ये लोग मोनार्ची को अपोज करते थे, ठीक है, ये लोग वोटिंग के पक्ष में थे। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है, यहीं पे एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को ध्यान दो। बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों डेमोक्रेटिक नहीं थे? सर आपने ही तो पढ़ाया था अभी अभी सिविक्स में कि डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन आप तो यहां बोल रहे हैं कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप ही बोल रहे हो कि व्हाई दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। देयर इज द रीजन, देयर इज द रीजन, एंड द रीजन इज दैट लिबरल्स नेवर डिमांडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लिबरल्स ने कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ बात की कि जिनके पास प्रॉपर्टी हो उन्हीं को सिर्फ वोट देना चाहिए। प्लस वुमेन वोटिंग राइट्स को इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। वुमेन वोटिंग राइट्स को इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। ये सिर्फ क्या चाहते थे? मेन विथ प्रॉपर्टी को वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो अब हो गया ना क्लियर कि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं थे। ओके, अब अपन देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स, हु आर द रेडिकल्स? रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट आर वेस्ट ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। लेकिन भैया यहीं पे रेडिकल्स थे जो चाहते थे कंप्लीट शिफ्ट। क्या चाहते थे? यू टर्न ऑफ द सोसाइटी, यू टर्न ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट दो, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो भी वोट दो, प्लस वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। इज दैट क्लियर? रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। मतलब जिसको मेजोरिटी वोट करेगी, जिसको मेजोरिटी वोट करेगी, जैसे अपने इंडिया में होता है, वो क्या होगा? कंट्री को रूल करेगा। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट। इसमें बहुत सारे ऐसे भी विद्वान थे, अच्छे आदमी थे, जिन्होंने सफ्रेगेट मूवमेंट को क्या किया था? सपोर्ट किया था। बोल रहे थे भैया वुमेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे हैव टू गिव द वोटिंग राइट, सो वी विल गिव देम द वोटिंग राइट्स। ठीक है। दे ऑल्सो अपोज द प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ऑनर। उन्होंने क्या किया? जो बहुत बड़े जमींदार थे, मतलब लैंड ऑनर, उनके पास बहुत बहुत जमीनें होती थी, उनको प्रिविलेज मिला होता था, वो जब चाहते थे जैसे उस तरह से रूल को नचाते थे। इन लोगों ने उनको क्या किया? अपोज किया। बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? जो फैक्ट्री वर्कर्स है, ये आपके यहाँ जो काम करते हैं खेतों में, यू हैव टू प्रोवाइड द मिनिमम वेजेज, और आपको डेमोक्रेटिक राइट्स देने पड़ेंगे उनको। ठीक है। दे वे आर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। भैया देखो, रेडिकल्स मिला जुला के चलने वाले इंसान ये भी थे। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास कार है तो वो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, नहीं। आपके पास कार है, बस है, ट्रक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, इनको खटकता कब था? जब एक ही आदमी के पास 50 कारें हो लेकिन किसी के पास कुछ ना हो, तो इनको ये दिखता था एक्युमुलेशन इन वन हैंड। मतलब ये नहीं चाहते थे कि सब एक तबके के पास आ जाए, मतलब फैक्ट्री ओनर के पास ही सब चीज हो। फैक्ट्री ओनर से इनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फैक्ट्री ओनर के जो क्रियाकलाप थे, काम थे, उनसे इनको प्रॉब्लम था।
अगर किसी की मंशा ये हो जाती थी कि किसी को सप्रेस करके सारा पैसा मार के अपने जेब में रख लिया जाए, देन दे हैव द प्रॉब्लम। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? देखो, रेडिकल सपोर्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भैया इन्होंने बोला सबको क्या मिलना चाहिए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार। वो एलिजिबल हो, उसकी उम्र एलिजिबल हो गई, उसका मतलब उसको क्या करो, आप वोटिंग राइट्स दे दो। उसके बाद क्या है? सफ्रेगेट मूवमेंट क्या होता है? अ मूवमेंट टू गिव द वुमेन द राइट टू वोट। इस मूवमेंट का नाम है ऐसा आंदोलन जो इसलिए किया जाता है क्योंकि वुमेन को वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट। आई थिंक आई हैव क्लियर द सफ्रेगेट मूवमेंट टू यू। आई थिंक अब अपन बात करते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव की। लिबरल्स, radicals and the conservative, and last one is what? The last one is about the conservative। इतना तो हम लोगों ने देख लिया, अब लास्ट में हम लोग देख लेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में। अब नाम से ही समझ सकते हो कंजर्वेटिव मतलब वो क्या चाहते हैं? संकोच में रहने वाले, मतलब सोच के। आप बोल सकते हो कंजर्व करके, मतलब बच के रहने वाले। क्या नाम से ही समझ सकते हो? कंजर्व होके, बच के रहना। कंजर्वेटिव वेयर अपोज टू रेडिकल्स और लिबरल्स। ये लोग क्या थे? अपोज करते थे रेडिकल्स को भी, लिबरल्स को। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं जो इस स्लाइड में नहीं है। बिफोर 19th सेंचुरी ये लोग तो भैया तुम नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओ ये बोलते थे। नहीं, चेंज क्या होता है भाई? चेंज करना ही नहीं है, चेंज इज बैड थिंग। वो चाहते थे जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, डू नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। मतलब सोसाइटी इनके हिसाब से ठीक चल रही थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में क्या होता है कि इन लोगों को भी लगने लगा कि भैया कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अब स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं। बहुत लोग ऐसे थे जो खड़ाऊ पहनते थे। आप लोग वुडन ब्लॉक्स के क्या होते थे? चप्पल होते थे, स्लीपर्स होते थे। लेकिन नाउअडेज आप उसको प्रचलन में नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि अब आप बहुत धर्मात्माओं को भी देखते हो कि वो स्लीपर्स पहनने लगे हैं। ठीक है, हवाई चप्पल पहनने लगे हैं, स्लीपर्स पहनने लगे हैं। तो इन लोगों ने भी अब क्या बोला? समय का डिमांड है, यू हैव टू एक्सेप्ट द टाइम। ठीक है, आपको टाइम का डिमांड समझना पड़ेगा। तो इन्होंने भी क्या किया? इन लोगों को भी लगने लगा कि हाँ कुछ चेंजेस हैं जिनको अब मानना पड़ेगा। लेकिन ये लोग हमेशा बोलते थे कि बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन ये बोलते थे कि जो अपना पास्ट है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे चेंज करना है जिससे कि पास्ट में जो उसको रेस्पेक्ट करने वाले बंदा है, जो उसको रेस्पेक्ट कर रहा है बंदा, उसको इससे कोई परेशानी ना हो। इज दैट क्लियर? कंजर्वेटिव, रेडिकल्स एंड द लिबरल इज क्लियर और नॉट? मतलब ये लोग चाहते थे कि भैया चलो अब चेंज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अब पुराने जमाने में हम नहीं जाएंगे। लेकिन चेंज का ये मतलब नहीं कि सडन से यू टर्न ले लिया। ये बोलते थे कि चलो आपको अगर पहाड़ चढ़ना है या 200 मंजिल पे चढ़ना है तो 200 मंजिल पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी से ही जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार लिफ्ट लिए और 200 मंजिल पे पहुंच गए। नहीं, ये बोलते थे कि आपको सीढ़ी का मार्ग ही लेना है। सीढ़ी क्या है? सीढ़ी इज परमानेंट थिंग। ठीक है, तो ये लोग बोलते थे ऐसा कि धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव क्लियर। देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज किससे रिलेटेड है? ये सबके सब चीज आज रिलेटेड थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। वी विल अगेंस्ट, अब आगे जब पढ़ेंगे देन वी विल सी हाउ द रशियन रेवोल्यूशन डेवलप्स, और रशियन सोसाइटी कैसी थी, कैसे कैसे ऐसे ड्रामा होते गया जिसके कारण से दैट लीड्स टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। थैंक्स एवरीवन, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक एंड द 9th CBSE। Please subscribe the Let's Crack 9th and the CBSE and use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription। और ये जो आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा है Quest 10 CBSE को, प्लीज इसको भी ज्वाइन करो टू गेट द रेगुलर अपडेट फ्रॉम अस। और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से आप लोग लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।